राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। वेद शायद कोई डरावना सपना देख रहा था, इसलिए वह डर के मारे रोने लगा था। वह रोते रोते अपनी आंखें खोल लेता है और अपनी आंसू भरी आंखों से रोते रोते बोला, मुझे मम्मा के पास जाना है। हाँ, अनय और दृष्टि जल्दी से वेद को अगल बगल में आ जाती हैं। दृष्टि उसे अपनी गोद में ले लेती है और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, क्या हुआ बेबी, आप रो क्यों रहे हो? अनय भी वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? वेद अपने आंखों में आंसू लेकर बोला, अनय अंकल, दिलिती आंटी, मुझे मम्मा की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है, प्लीज। यह सुनकर अनय और दृष्टि एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि इस वक्त रात बहुत हो चुकी थी। सिंघानिया मैंशन जाना इस वक्त तो पॉसिबल ही नहीं था। दृष्टि अनय की तरफ इशारे से बोली, लेट मी हैंडल हिम। दृष्टि वेद के आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बेबी मम्मा के पास तो आप रोज सोते हो, आज अपने अनय अंकल और दृष्टि आंटी के साथ रहो। देखो, अगर आप हमसे दूर अपनी मम्मा के पास चले गए तो हमें बुरा लगेगा, हम सैड हो जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपके अंकल आंटी सैड हो जाएं? ये बोलते हुए अनय और दृष्टि रोतरुई सी शक्ल बना लेते हैं। वे दोनों के चेहरे की तरफ ध्यान से देखता है। वह एक छोटा बच्चा तो ही था, बहुत समझदार था। वह किसी को रोते हुए नहीं देख सकता था। उसने झट से अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू पोंछे और अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, अंकल आंटी आप शायद मत तो, वेदांश आज आप दोनों के साथ रहेगा। ये सुनकर अनय और दृष्टि ने राहत की सांस ली और दोनों के फेस पर स्माइल आ गई। दृष्टि वहीं वेद के पास लेट गई, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, चलो बेटा, आज दृष्टि आंटी तुम्हें एक कहानी सुनाएगी। कहानी का नाम सुनकर वेद एक्साइटेड होकर दृष्टि की तरफ देखने लगा। दृष्टि ने उसके प्यारे प्यारे गालों को किस किया और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। तो बेबी, ये कहानी है एक प्रिंसेस और प्रिंस की। वे दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, प्लिंच और प्लिंचिच की? दृष्टि उसके सिर को सहलाते हुए बोली, प्रिंस और प्रिंसेस की। प्रिंसेस बहुत ही प्यारी और क्यूट सी थी, वह बहुत सैड रहती थी। अनय भी वहीं टेक लगाकर दृष्टि के निहारे जा रहा था और उनकी कहानी सुन रहा था। वेद अपने चेहरे पर हैरानी से एक्सप्रेस लेकर बोला, पर शायद क्यों थी? दृष्टि उसके सिर पर सहलाते हुए बोली, क्योंकि बेटा वो अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली थी ना, उसके मॉम डैड भी उसे छोड़कर चले गए थे, इसलिए वो सैड रहती थी। वो अकेली हो गई थी, उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे जिससे वह बातें कर सकती, उसके साथ खेल सकती थी। वेद और अनय ध्यान से दृष्टि की स्टोरी सुन रहे थे। वेद कंफ्यूज होकर बोला, फिर क्या हुआ? दृष्टि, फिर एक दिन अचानक उस प्रिंसेस की लाइफ में एक प्रिंस आया। प्रिंस का नाम सुनकर वेद बहुत एक्साइटेड और खुश हो गया। दृष्टि अपनी कहानी जारी रखते हुए बोली, प्रिंस उस प्रिंसेस को बहुत तंग करता था, पर उसकी बहुत केयर भी करता था। वह उसका बहुत ध्यान रखता था कि वह किसी भी चीज़ से परेशान ना हो और हमेशा हैप्पी हैप्पी रहे। दृष्टि की कहानी सुनकर अनय स्माइल कर रहा था, क्योंकि दृष्टि अपनी ही कहानी सुना रही थी। अब तक वेद की पलकें भारी हो चुकी थी और वह नींद की आगोश में चला गया था। दृष्टि भी थक गई थी, इसलिए वह कहानी कहते कहते वेद को अपने सीने से लगाकर सो जाती है। उसके सोने के बाद अनय दृष्टि के सिर पर प्यार से सहलाते हुए बोला, फिर तो प्रिंस एक दिन उस प्रिंसेस से शादी कर लेता है और हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने साथ ले जाता है। ये कहते हुए वह झुककर दृष्टि के गालों को चूम लेता है। वह एक नज़र वेद और दृष्टि को देखता है। वह उन्हें देखकर इमेजिन करता है कि एक दिन उसके और दृष्टि का भी प्यारा सा बेबी होगा। वे उनके साथ खूब खेलेंगे और उसे बहुत प्यार करेंगे। वे सब सोचते हुए वह आहिस्ता से वेद के सिर को चूम लेता है और फिर दृष्टि की तरफ झुककर उसके सिर को भी आहिस्ता से चूम लेता है। वह दृष्टि को अपनी बाहों में लेकर वहीं सो जाता है। वेद दृष्टि की बाहों में था, वहीं दृष्टि और वेद दोनों अनय की बाहों में सुकून से सो रहे थे। अगली सुबह सिंघानिया मैंशन। यक्षित की नींद वन्या से पहले खुली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सबसे पहले उसे खुद से लिपटकर चैन से सो रही मासूम सी वन्या को देखा।
वे एक नज़र अपनी और वन्या की हालत को देखते और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह वन्या की तरफ झुका और आहिस्ते से उसके माथे को चूम लेता है। वन्या नींद में कसमसाते हुए यक्षित को और जोर से पकड़कर सो जाती है। कमरे में इधर उधर बिखरे गुलाब की पंखुड़ियां, बुझी हुई कैंडलें, यक्षित और वन्या के एक दूसरे उलझे फर्श में पड़े कपड़े कल रात की उन्हें हसीन पलों की गवाही दे रहे थे। यक्षित वन्या को अपना बनाकर बेहद बनाकर खुश था। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि आज उन्होंने अपने इस खूबसूरत रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ा दिया, जहाँ दोनों के लिए ढेर सारी खुशियाँ थीं। इन खुशियों के लिए यक्षित को बहुत वेट करना पड़ा था। उसकी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई थी। अचानक से अपनी मॉम और बहन के चले जाना उसके लिए बड़े सदमे से कम नहीं था। फिर अपने डैड का खुद से दूर हो जाना, इन सब ने कहीं ना कहीं यक्षित को खुद से ही दूर कर दिया था। वह खुश रहना तो भूल ही गया था। उसकी सिर्फ जिंदगी में एक ही लक्ष्य रह गया था, अपनी फैमिली को हर हाल में प्रोटेक्ट करना, अपनी मॉम और बहन के कातिल को ढूंढकर उसे बद से बदतर सजा देना। पर वन्या ने उसे सिर्फ उसकी सारी खुशियां लौटाई, बल्कि उसे अपना परिवार भी बना लिया। नो डाउट वह अब वन्या से बेहद प्यार करता था और किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। यक्षित वन्या की गालों को सहलाते हुए उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। तभी वन्या की आंखें खुल गई। उसने उनके सिचुएशन को देखने बिना उसे सबसे पहले अपने बेटे का ख्याल आया। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, वेद कैसा है? उसने रात को ठीक से खाना खाया ना? अनय की दृष्टि उसे ठीक से सुला तो पाएगी ना? सुला तो पाया होगा ना? चलिए ना, हम अपने बच्चे को लेकर आते हैं। मुझे लगता है वो अपना मम्मा और डैडी को बहुत मिस कर रहा होगा। यक्षित उसके ऊपर आ जाता है और उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, श्श, चुप बिल्कुल वाइफी। सुबह सुबह रोमांटिक मूड को खराब करना कोई तुमसे सीखे। जान, हमारे बेबी के पास तो अनय और दृष्टि होंगे ना, पर यहाँ तुम्हारा गरीब पति तुम्हारे एक किस के लिए तड़प रहा है, उसका क्या? यक्षित की बातें सुनने के बाद वन्या की नज़र खुद की हालत पर गई। अब उसे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि उसे कल रात की बातें जो याद आने लगी। उसने यक्षित को धक्का देकर खुद से दूर करते हुए कहा, हटिए आप। ये कहते हुए वो ब्लश कर रही थी। यक्षित वन्या के हाथ पकड़ते हुए बोला, इतनी आसानी से नहीं वाइफी, और आज तो बिल्कुल भी नहीं। यह कहते हुए वन्या को अपने पास खींच लेता है और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगता है। वह थोड़ी देर तक उसे किस करता है, फिर रिलीज कर देता है। वन्या के गाल अभी भी गुलाबी हो रहे थे। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, कल हमने अपना सबसे खूबसूरत पल जिया, वो मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा ये पल। वन्या के हाथों को अपने एक हाथ में लेकर उसे चूमते हुए बोला, थैंक यू वाइफी, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। वन्या ने झुककर आहिस्ते से यक्षित के होठों को चूम लिया और बोली, आई लव यू यक्षित, आई लव यू सो मच। वह कहते हुए वन्या यक्षित के सीने में छिप गई। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे की बाहों में रहे, एक दूसरे को फील किया। फिर यक्षित बेड से उठकर बैठ गया। वन्या भी खुद से सफ़ेद ब्लैंकेट में कवर करते हुए बैठ गई। यक्षित ने एक नज़र कमरे की हालत को देखा, फिर वन्या की तरफ जो खुद को ब्लैंकेट में छिपाने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर यक्षित की शरारत सूझी। वह वन्या के करीब जाकर बोला, वाइफी, हमारे रूम की हालत, हमारे एक दूसरे के साथ उलझे हुए फर्श पर कपड़ों को देखकर मुझे एक बार फिर से उस पल को जीने का मन कर रहा है। क्या तुम? यक्षित ने इतना कहा ही था कि वन्या खुद को ब्लैंकेट से कवर करके यक्षित की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखने लगी। यक्षित समझ गया कि उसकी वाइफी के दिमाग में क्या चल रहा है। वह उसे परेशान करते हुए बोला, बेबी, क्या ऐसा देख रही हो जैसे अभी खा जाओगी? वन्या यक्षित की तरफ घूरते हुए बोली, सीरियसली यक्षित, कल रात के बाद भी आपके अंदर इतनी एनर्जी है जो आप अभी फिर से शुरू होना चाहते हैं? यक्षित यह सुनकर वन्या की नोटी स्माइल पास करता है और उसके कानों की तरफ झुककर बोला, तो तुम अपने हस्बैंड का एनर्जी लेवल टेस्ट करना चाहती हो? वन्या समझ गई थी कि अगर वो वहाँ से नहीं भागी तो यक्षित से उसे कोई नहीं बचा सकता। वह झट से बेड पर से उठ गई और खुद को ब्लैंकेट में लपेटकर यक्षित से दूर होते बोली, मुझे आपके एनर्जी लेवल से कोई इंटरेस्ट नहीं है।
ये कहते हुए वो वॉशरूम की तरफ भाग गई। उसे भागता देख यक्षित स्माइल करता है और वहीं पास में पड़ा बाथरोब पहनकर दूसरे वाले बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वन्या एक बाथरोब पहनकर वापस रूम में आती है। यक्षित वहाँ नहीं होता, इसलिए वह तुरंत अपने काम में लग जाती है, मतलब रूम को साफ सफाई में। वन्या को यह सर्वेंट से साफ करवाने में बहुत शर्माने वाली थी, इसलिए वह खुद ही इसकी सफाई में लग गई। सबसे पहले उसने यक्षित और अपने कपड़ों का लॉन्ड्री बास्केट में डाला, फिर कमरे की सफाई करते हुए बेडशीट भी चेंज कर दिया। फिर वह कपड़े लेकर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। वॉशरूम से आकर जब उसने अपना बाथरूम हटाया तो एक पल फिर उसे अपने आप को आईने में देखकर उसके गाल गुलाबी होने लगे, क्योंकि कल रात यक्षित ने उसके पैशन से उसके बॉडी पर जगह जगह लव बाइट्स बनाए हुए थे, जिसे छुपाने के लिए वन्या को बहुत मेहनत करने वाली थी। वह ब्लश करते हुए आईने की तरफ देखते हुए बोली, आह यक्षित, आपका मैं क्या करूं? ये कहते हुए वो बाथटब में जाने ही वाली थी कि तभी यक्षित भी बाथरूम का डोर से बाहर से आवाज़ आने लगी, बेबी, आज खुद को देखकर शर्माती ही रहोगी या नहाओगी भी? यहाँ तुम्हारा गरीब पति तुम्हारा वेट कर रहा है, उस पर थोड़ा तो रहम करो, थोड़ा तरस खाओ। अगर तुम्हें अकेले नहाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें कंपनी दे देता हूँ। वन्या बाथटब में लेटे हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है कंपनी देने की, समझे आप? ये कहते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसने टब में गर्म पानी भरा था अपनी थकान मिटाकर खुद को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि यक्षित ने कल रात उसे बुरी तरह जो थका दिया था। रजावत मेंशन। इधर दृष्टि की आंखें आने से पहले खुली। उसे अपने कंधे पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। तब उसने अपनी बाहों की तरफ देखा तो अनय उसे मजबूती से थामे हुए था। यह देखकर वह स्माइल करने लगी। फिर उसने अनय को सोता हुआ चेहरा देखा तो वह बहुत क्यूट लग रहा था। उसने सबसे पहले वेद के माथे को किस करके उसे आहिस्ता से खुद से अलग किया। फिर अनय की तरफ झुककर उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए उसके होठों को आहिस्ता से चूम लेती है। जैसे ही वह पीछे मुड़ने को होती है, उसे अपनी कमर पर अनय के हाथों की पकड़ मजबूत होती हुई महसूस होती है। वह समझ गई कि अनय जाग रहा है, बस सोने का नाटक कर रहा था। वह अनय के उस हाथ को मारते हुए बोली, आपने चीटिंग की, आप जाग रहे थे? अनय स्माइल करते हुए दृष्टि को खींचकर अपने ऊपर कर लेता है। वह देखकर दृष्टि उसे घूरने लगती है। वह गुस्सा करते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। अनय उसकी कमर को अपने एक हाथ में थामकर अपने बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, बेबी, अभी तुमने जो नींद में मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी उसका क्या? दृष्टि की चालाकी दिखाते हुए बोली, वो तो मुझे इन होठों पर बहुत प्यार आ रहा था ना, इसलिए अगर आपको पसंद नहीं आए तो कोई नहीं। दृष्टि ने इतना ही कहा था कि तभी अनय ने उसे अपने नीचे कर लिया और खुद को उसके ऊपर आ गया। वह दृष्टि के होठों के करीब जाने लगा। यह देखकर दृष्टि घबराते हुए बोली, अनय क्या कर रहे हैं आप? एक छोटा बच्चा भी यहीं पर सो रहा है, अगर वेद जाग गया तो? अनय दृष्टि के होठों को बेहद पास पहुंचकर बोला, जान, वो बस मेरा फ़ायदा उठाने की पहले सोचना चाहिए था। दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए चिढ़ते हुए बोली, मैंने कहा ना, मैंने आपका कोई फ़ायदा नहीं उठाया, मुझे तो बस। अनय बीच में ही उसके गुलाबी होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, इन होठों पर प्यार आ रहा था ना, है ना? तो मुझे भी अब इन होठों को बहुत प्यार आ रहा है। ये कहते हुए दृष्टि के होठों को अपने होठों में गिरफ्त में ले लेता है और उसे किस करने लगता है। पहले तो वह अनय को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर थोड़ी देर बाद वह खुद भी इस किस में इन्वॉल्व हो जाती है। अनय उसे थोड़ी देर तक और किस करना चाहता था, पर वेद भी वहीं था, इसलिए उसने दृष्टि को रिलीज़ कर दिया, पर उससे पहले उनकी दृष्टि के होठों को बाइट कर लिया। दृष्टि चीखने ही वाली थी कि उसने पहले अनय उसके होठों पर उंगली रखते बोला, श्श, बेबी, वेद यहीं पर है, अगर तुम चिल्लाओगी तो वह उठ जाएगा। दृष्टि अनय को खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। यह देखकर अनय स्माइल करता है और उसे टीस करते हुए बोला, सॉरी बेबी, पर जो तुम अभी चाहती हो वो नहीं हो सकता, ये सब हम शादी के बाद करेंगे। दृष्टि अनय के कॉलर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। फिर वह बाथरूम की तरफ चली जाती है। अनय स्माइल करते हुए दृष्टि को देखता है और फिर कमरे की तरफ चला जाता है। शॉवर लेने के बाद वह एक बाथरोब पहनकर बाहर आती है।
उसे अब रियलाइज़ हो रहा था कि उसने कपड़े तो लाए ही नहीं। वह इसी टेंशन में थी कि तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। वह दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ एक फीमेल सर्वेंट होती है जो अपने हाथों में एक पेपर बैग लिए हुई थी। वह दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, मैम, ये अनय सर ने आपको देने के लिए कहा है। दृष्टि उनके हाथों से वो ले लेती है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। वह चेंजिंग रूम में आ जाती है। यह सोच रही होती है कि अनय को कैसे पता चला कि उसके पास अभी पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। वह यह सब सोचते हुए ड्रेस निकालने लगती है जिसके अंदर से एक नोट होता है जो कि अनय का लिखा हुआ था। मुझे पता है कल तुम अपने लिए कपड़े लेना भूल गई थी। मुझे प्यार से देखने से तुम्हें फुर्सत मिले तब ना, तुम सब याद रखो। इतना पढ़कर दृष्टि के फेस पर स्माइल आ गई। वह समझ रही थी कि अनय के यहाँ प्यार से देखने का मतलब उसे घूरने से है। उसने यह ड्रेस पहन ली जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही थी। वह रेड कलर की मिड लेंथ तक का ड्रेस था जो दृष्टि पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। वह रेडी होने के बाद खुद को आईने में देखते हुए बोली, हरकतें चाहे बंदर जैसी क्यों ना हो, पर चॉइस बहुत अच्छी है इनकी। ये कहते हुए वो उस नोट को दोबारा पढ़ने लगी। हाँ, मुझे पता है मेरी चॉइस नंबर 1 है। वह पढ़ते ही दृष्टि अपने आप आसपास देखने लगी। वहाँ अपने मन से बोली, कहीं अनय मुझे देख तो नहीं रहे। फिर उसने आगे पढ़ा, अपने दिमाग को इतनी तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इतना तो मैं समझ ही चुका हूँ। बालों को बांधने की ज़रूरत नहीं है। लेट देम बी फ्री। दृष्टि अब ये सोचने लगी कि अनय को कैसे पता चला कि इस ड्रेस में खुली ही हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी या बंधी हुई। उसने आगे पढ़ा, तुम्हारे बारे में मैं ख्याल नहीं रखूँगा तो और कौन रखेगा। अब ज़्यादा मत सोचो, जैसा कहा है वैसा करो और रेडी होकर नीचे आओ। दृष्टि बाहर आ गई। वह मिरर के सामने गई और अपने बंधे हुए बालों को खोल कर बोली, इन बंधे हुए हेयर स्टाइल में तो कितनी अच्छी लग रही हूँ। अब अनय को कौन समझाए कि इस फैशन का स्टाइल के बारे में। फिर अपने बालों को ठीक करने के लिए उन्हें खोलते हुए उन्हें कौन समझाए कि खुले बालों में। दृष्टि इतना कह ही रही थी कि तभी उसने खुद को आईने में देखा और अपनी पलकें झपकाए बिना ही बोली, मैं और भी खूबसूरत लग रही हूँ। वह खुद को निहारते बोली, अनय इज़ राइट, मैं खुले बालों में ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ। दृष्टि ठीक से वैसे ही रेडी हुई जैसे अनय ने कहा। फिर वह वेद को अपनी गोद उठाकर वॉशरूम में ले जाकर रेडी करवा रही थी। फिर उसे अपनी गोद में लेकर नीचे आ जाती है। नीचे सभी ब्रेकफास्ट के टेबल पर दृष्टि और वेद का वेट कर रहे थे। अनय तो दृष्टि को देखकर पलकें झपकाना ही भूल गया था। जब दृष्टि अपनी चेयर पर बैठ गई तो सबने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दिया। ब्रेकफास्ट के बाद युवान और बाकी बॉयज सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गए। गौतम जी ने उन सबको एक ही शर्त पर जाने दिया कि वे उनके घर आते रहेंगे। दृष्टि और ने वेद को लेकर एक कार में बैठ गए। उनकी कार सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गई। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में अब तक सारे सर्वेंट्स आकर घर की साफ सफाई कर चुके थे। अब घर पहले की तरह लग रहा था। वन्या अब रेडी होकर ड्रेसिंग मिरर के पास आई और तैयार होने लगी। यक्षी दूर से ही टेक लगाकर वन्या को देखने लगा। वह उसे देखते देखते उसके पास आया और पीछे से उसे हक कर लिया। वन्या कसमसाते हुए उससे छूटने की कोशिश करने लगी। यह देखकर यक्षित उसके कंधे पर अपना चिन्ह रख लेता है। क्या कर रही हो वाइफी? मैं तो अभी तुम्हें साथ ठीक से रोमांस भी नहीं किया और तुम अभी से मुझे खुद से दूर कर रही हो। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित ऐसी बात नहीं है, मैं बस अपने बच्चे के एक बार देखना चाहती हूँ। कल पहली बार वेद हमसे दूर रहा है ना। वन्या वन्या ये सब कह रही थी कि तभी उसके घर की डोर बेल बजी। वे समझ गई कि जरूर दृष्टि और अनय ही होंगे। दोनों नीचे आ गए। वन्या ने दरवाज़ा खोला तो वेद दृष्टि की गोद से उतरकर दौड़ते हुए वन्या की तरफ चला गया। वन्या अपने घुटनों के बल बैठी गई। वेद अपनी मम्मा को गर्दन के चारों तरफ अपना हाथ लपेट देता है। वन्या उसके सिर पर चूम लेती है और कहती है, बेबी, आपने आंटी और अंकल को ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? वेद अपनी प्यारी प्यारी आवाज़ में अपनी मम्मा के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, नहीं मम्मा, मैंने उन्हें परेशान नहीं किया, बस थोड़ा सा लोया था। वन्या उनके गालों को सहलाते हुए बोली, पर बेबी, आप क्यों रोए थे? वेद आप क्यों रोए थे? वेद अपनी मम्मी के सीने से चिपते हुए बोला, क्योंकि वेदांश को अपनी
मामा की बहुत मिर्च कर रहा था, इसीलिए। वे वन्या ने वेद को अपनी गोद में उठा उसे सिर पर किस करते हुए दृष्टि, अनय और बाकी सबको अंदर आने के लिए कहा। यक्षित अनय की तरफ देखते हुए बोला, भाई वेद ने तुम दोनों को ज्यादा परेशान तो नहीं किया? अनय, अरे नहीं भाई, बस रात को रो रहा था, शायद कोई बुरा सपना देख लिया होगा और वन्या भाभी को बहुत मिस कर रहा था, पर दृष्टि और मैंने उसे संभाल लिया। दृष्टि की तरफ देखते हुए, और मुझे अपने वेद बेबी को तो संभालना ही था क्योंकि इससे फ्यूचर के लिए भी एक्सपीरियंस हो गया। अनय ये इस तरह कहने से दृष्टि के गाल गुलाबी हो गए। उसे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। यक्षित ने यह नोटिस कर लिया। वन्या भी दोनों को देखते हुए मन ही मन बोली, अच्छा तो बात यहाँ तक बढ़ गई है और मुझे कुछ पता भी नहीं। वह वेद को अपनी गोद में लेकर दृष्टि के साथ अपने कमरे में चली गई। अनय यक्षित को तरफ देखते हुए बोला, वो सब छोड़ और अपनी बता। वन्या भाभी के चेहरे और तुझे देखकर तो लग रहा है कि कल की रात कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक रही आप दोनों की। यक्षित उसकी तरफ घूर कर बोला, जस्ट शट अप, तू अपनी बता। वैसे तो तू लड़कियों से दूर भागता रहता था और अब बेबी को भी प्लानिंग कर रहा है। आखिर ये सब हुआ कैसे? मुझे और विवेक को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। अनय स्माइल करते हुए सोफे पर बैठ गया और बोला, यार पहले मुझे तो ठीक से पता चलता तो तुम दोनों को बताता ना। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मतलब तुम और विवेक तो मुझे अच्छे से जानते हो, मैं कभी लड़कियों के मुंह नहीं लगता था, पर दृष्टि के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वह यक्षित की तरफ देखते हुए अपनी बातें जारी रखते हुए कहता है, वो मेरी लाइफ की पहली लड़की है जिससे मैं खुद उलझा। उसके साथ काम करते करते मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं उसके लिए कुछ फील करता हूँ, पर मैंने काफ़ी दिनों तक अपनी इस फीलिंग को इग्नोर करने की कोशिश की, पर कर नहीं पाया। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि पहली मीटिंग में ही मेरी दृष्टि के साथ वो कनेक्शन बन गया था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे उसे प्यार हो गया। अनय दृष्टि के लिए अपनी फीलिंग्स बताते हुए उस पार्टी वाली रात के बारे में भी यक्षित को बता देता है। अनय, मैं दृष्टि को दिल से चाहता हूँ, इसलिए आई वॉन्ट टू मैरी हर। मेरे डैड भी उसे अपनी बहू मानना चाहते हैं। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तू दृष्टि से शादी करना चाहता है। वन्या से मुझे उसके बारे में पता चला कि वह अकेली रहती है। मुझे खुशी होगी, अब उसे अकेला रहना नहीं पड़ेगा। अनय, हमें उसे अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता और बहुत जल्द उस ड्रग्स मिलाने वाले इंसान को भी ढूंढ निकालूंगा और उसे इसके लिए की सजा भी दूंगा। दूसरी तरफ विवेक अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। तैयार होने के बाद उसने खुद को ड्रेसिंग मिरर में देखा। तभी उसे पीछे से एक लड़की स्माइल करते हुए बोली, क्या बात है, आज तो आप हैंडसम लग रहे हैं। विवेक उसका स्माइल करते हुए बोला, पर तुम मेरे रूम में कैसी आई? यह सुनकर वह लड़की स्माइल करते हुए विवेक के पास आई और उसके सीने को पॉइंट करते हुए बोली, मैं तो यहाँ आपके दिल में हूँ, तो आपके कमरे में आना कौन सी बड़ी बात है। ये कहते हुए वह लड़की स्माइल करने लगी। विवेक तो उसकी स्माइल में खो सा गया। तभी उसे उसकी मॉम की आवाज़ सुनाई पड़ी, विवेक बेटा जल्दी आओ, फिर ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो जाओगे। अपनी मॉम की आवाज़ सुनकर विवेक अपने ख्यालों से बाहर आया। तभी उसने अपने आसपास देखा, वो लड़की वहाँ नहीं थी। इसका मतलब वह सिर्फ विवेक का इमेजिनेशन था। वह लड़की थी जो उस दिन विवेक ने उसे उस आवारा लड़कों से बचाया था। जी हाँ, ये वन्या की बहन जीविका थी जो हमारे विवेक के दिल में बस चुकी थी। जिस दिन से विवेक उसे मिला था वह उसके ख्यालों में ही खोया हुआ था। उसने जीविका को अपने दिमाग से हटाने की बहुत कोशिश की, पर वह ऐसा नहीं कर पाया। जीविका की उन बड़ी बड़ी मोती जैसी आंखों ने विवेक का दिल जो चुरा लिया था। वह जीविका के उस चांद से चेहरे के बारे में एक बार सोचते हुए सीढ़ियों से होकर नीचे आया। डाइनिंग टेबल पर विवेक के मॉम और डैड मिस्टर एंड मिसेस ओबरॉय पहले से ही बैठे हुए थे। विवेक उनकी तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मॉम एंड डैड। मिस्टर और मिसेस ओबरॉय विवेक को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। विवेक ब्रेड और बटर लेकर उसे खाते हुए फिर से उसी ख्याल में खो जाता है। विवेक की मॉम मिसेस ओबरॉय उसके डैड की तरफ देखते हुए बोली, आपको नहीं लगता कि आजकल हमारा बेटा कहीं खोया खोया सा रहता है?
मिस्टर ओबराय विवेक की तरफ देखते हुए बोले, बात तो तुम सही कह रही हो, पर आखिर मामला क्या हो सकता है? मैं भी हमारे हैंडसम मैन ने हमारे लिए बहू ढूंढ ली है। मिसेस ओबराय मिस्टर ओबराय की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोली, क्या सच में ऐसा हो सकता है? विवेक के मॉम डैड दोनों धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। विवेक तो जीविका के ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए उन्हें इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मिस्टर ओबराय अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए बोले, यस डार्लिंग, आई एम प्रिटी श्योर कि ऐसा ही होगा। तुम्हें पता है, तुमसे मिलने से पहले भी मैं तुम्हारे बेटे की तरह ही खड़ूस और सीरियस टाइप का बॉस हुआ करता था। यह सुनकर मिसेस ओबराय विवेक के डैड की तरफ घूरते हुए बोली, मेरे हैंडसम बॉय को खड़ूस मत कहिए, आपने ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग है वो, समझे आप? मिस्टर ओबराय अपनी वाइफ की टीस करते हुए बोले, अच्छा जी, लगता है इस बुड्ढे से अब प्यार कम हो गया है तुम्हारा। मिसेस ओबराय अपने हैंडसम के इस हस्बैंड के इस तरह सरेआम टीज करने पर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखने लगती हैं। विवेक के मॉम डैड की लव मैरिज हुई थी। उनकी बातों से ही पता चल रहा है कि वे इस उम्र में भी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। कहते हैं ना, प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। ये दोनों बस उसी के एग्जाम्पल थे। मिसेस ओबराय मिस्टर ओबराय की तरफ देखते हुए बोली, डियर हबी, अभी आप अपने हबी वाले मोड से बाहर आ जाइए और डैड वाले मोड में घुस जाइए। अभी हमें पता करना है कि आखिर हमारे बेटे के मन में चल क्या रहा है। मिस्टर ओबराय अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोले, यू आर राइट। दोनों एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं। फिर मिस्टर ओबराय विवेक की तरफ देखते हुए बोले, विवेक बेटा, आर यू ऑल राइट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अपने डैड के इस तरह से कहने पर विवेक अपने ख्यालों से बाहर आया। वह अपने आप को नॉर्मल करते हुए अपने डैड की तरफ देखते हुए बोला, नो डैड, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बस ऑफिस की एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बस उसी के बारे में सोच रहा था। विवेक ने यह झूठ बोलते हुए कहा। मिस्टर ओबराय को फील हो गया कि जरूर उसका बेटा उससे कुछ छिपा रहा है। विवेक को भी अपने मॉम डैड से झूठ बोलना बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये उसकी फितरत में नहीं था, पर वे उनसे कहता भी क्या। वो जानता था कि उसकी मॉम डैड अपनी होने वाली बहू का चेहरा देखने के लिए बेताब है, पर वह उस लड़की के लिए अपनी फीलिंग्स को समझना चाहता था, क्योंकि अब तक उसे खुद से ये पता नहीं चल पाया कि आखिर उसे हो क्या रहा है। ब्रेकफास्ट के बाद वह अपने मॉम डैड को बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं मिस्टर और मिसेस ओबराय एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। विवेक अपनी कार निकालकर अपने मैंशन आकर ऑफिस के लिए निकल गया। वह जल्दी में था, इसलिए कार की स्पीड तेज थी, पर आधे रास्ते में ही उसे अचानक से ब्रेक मारनी पड़ी, क्योंकि सामने से एक लड़की वहां से गुजर रही थी। उसका चेहरा आगे की तरफ था। उसने सूट का गुलाबी दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। विवेक जल्दी में था और उसे उस लड़की का इस लापरवाही से बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से से उसकी तरफ घूरते हुए बार बार हॉर्न बजा रहा था, पर उस लड़की पर तो जैसे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। वह चिढ़कर अपनी कार से उतर जाता है और उस लड़की के पास जाकर उस पर जोर से चिल्लाते बोला, आर यू मैड? या तुम अंधी हो जो बीच सड़क में चले जा रही हो? उसकी तेज आवाज़ सुनकर वह लड़की कांप उठी। वह जैसे ही विवेक की तरफ मुड़ी, विवेक एक बार उसे देखता ही रह गया। वही गहरी आंखें, घनी घनी पलकें, चांद सा चेहरा, गुलाबी होठ, जो विवेक के चिल्लाने से डर के मारे कांपने लगे। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम? जीविका बस उसकी तरफ देखती रही। उसने कुछ भी नहीं कहा। विवेक उसे पकड़कर साइड में ले आया, क्योंकि वहां उन दोनों की वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा था। विवेक उसे साइड में लेकर बोला, तुम कहाँ जा रही थी और ऐसे पागलों की तरफ बीच सड़क में क्यों चल रही थी? तुम्हें पता है ना, ऐसे लापरवाही से चलने से तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो सकता था। पर जीविका अभी भी उसे किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। यह देखकर विवेक थोड़ा इरिटेट हो गया। वह मन ही मन बोला, ये मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? कहीं ये गूंगी तो नहीं? नहीं, पिछली बार तो इसने जवाब दिया था, मुझे बात की थी। वह जीविका की हालत देख रहा था। गेट इन द कार। जीविका एक बार फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विवेक को देख रही थी। इस पर विवेक बोला,
ऐसे क्या देख रही हो? सिर्फ कार में बैठने के लिए बोल रहा हूँ, शेर की गुफा में जाने के लिए नहीं। वैसे भी मैं कोई शेर नहीं हूँ जो तुम्हें खा जाऊँगा, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। विवेक की इस बात को सुनकर जीविका के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। विवेक एक बार के लिए उसकी स्वीट सी स्माइल में खो गया। थोड़ी देर तक वह यूं ही निहारता रहा और खोए हुए अंदाज में बोला, तुम हंसते हुए बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। यह सुनकर जीविका अपने होश में आई। उसे विवेक से अच्छी वाइब्स आ रही थी, इसलिए वह बिना डरे उसकी कार में बैठ गई। विवेक उसे पानी ऑफर करते हुए बोला, अब बताओ, क्या आज भी कोई तुम्हारे पीछे पड़ गया था? जीविका पानी पीने के बाद अपनी धीमी आवाज में बोली, नहीं। तो फिर तुम लापरवाह की तरह सड़क पर क्यों चल रही थी? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी इस लापरवाही से तुम्हें चोट भी लग सकती थी। जीविका की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर विवेक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगा। उसने सुना था लड़कियों के पास जब कहने को कुछ नहीं होता तो वह अपना आर्ग्यूमेंट हार रही होती है, तो वे अपने इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करती है। वह जीविका की तरफ देखते हुए बोला, ये तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा तो आई एम सॉरी। तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, बट रो मत। जीविका अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आई एम सॉरी, ऐसी बात नहीं है, मैं बस कॉलेज जा रही थी। पता नहीं कब मैं सोचते सोचते पैदल ही निकल गई, मुझे पता ही नहीं चला। विवेक उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था। उसे देखकर उसे इतना तो अंदाज़ा हो चुका था कि वह जरूर किसी बात को लेकर परेशान है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे शेयर कर सकती हो। यह सुनकर जीविका उसकी तरफ देखने लगी। यह देखकर विवेक बोला, आई नो मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रेंजर से ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ, पर फिर भी तुम मुझे अपना प्रॉब्लम बता सकती हो। शायद मेरे पास इसके लिए कोई सॉल्यूशन हो। जीविका अपने फेस पर एक दर्द भरी स्माइल लेकर बोली, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास तो क्या किसी के पास नहीं होगा। ये कहते हुए और भी मायूस हो गई। विवेक समझ गया कि इस वक्त वह अपने प्रॉब्लम डिस्कस करने की हालत में नहीं है, इसलिए उसने इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा और बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज तक ड्रॉप कर देता हूँ। जीविका उसे हम्बली बोली, नो इट्स ओके, आप ऑफिस जा रहे होंगे, आई विल मैनेज। और मुझे एक बार फिर बचाने के लिए एक बार फिर से थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा ये थैंक यू फिर दो ही शर्तों पे एक्सेप्ट करूँगा। और वो क्या? पहला, प्रॉमिस करो कि तुम अब अपना ख्याल रखोगी और सड़क पे ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं करोगी। और दूसरा, अगर तुम मुझे परमिशन देती हो कि मैं तुम्हें अपनी कार से कॉलेज ड्रॉप करूँ तो मैं तुम्हारा थैंक यू एक्सेप्ट करूँगा। विवेक की बातें सुनकर जीविका के फेस पर स्माइल आ जाती है। पहली बार कुछ अनजान आदमी उसकी इतनी केयर कर रहा था, जितना तो शायद उसके मॉम डैड ने भी नहीं करी होगी। जितेश जी मंदिरा से शादी से पहले वन्या को अच्छे से ख्याल रखते थे, पर मंदिरा के आ जाने के बाद उसने डैड उसके नहीं रहे थे। जीविका तो मंदिरा की सगी बेटी थी, फिर भी उसका रवैया जीविका को लेकर भी इतना अच्छा नहीं था। वह ज़्यादातर सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी। उसने सोच रखा था कि जीविका की शादी किसी अमीर लड़के से करवाएगी, ताकि जीविका के साथ साथ उसका भी उद्धार हो सके। जितेश जी को लगा था कि मंदिरा उसके प्यार करती है, इसलिए उन्होंने उससे शादी कर ली थी, ताकि वन्या को भी माँ का कमी महसूस ना हो। पर मंदिरा ने ये सब सोचकर जितेश से शादी की थी कि वे बहुत पैसे वाले हैं, पर बाद में उनकी ये गलतफहमी दूर हो गई। उस वक्त वह प्रेग्नेंट भी हो गई थी। उसने जीविका को जन्म तो दे दिया, पर उसकी माँ कभी नहीं बन पाई। दोनों बहनें एक दूसरे के लिए ही बनी थी। सगी ना होने के बावजूद भी उन दोनों की बॉन्डिंग सगी बहनों से भी ज़्यादा बढ़कर था। ये सच था कि पहली मुलाकात के बाद से जीविका भी विवेक को नहीं भूल पाई थी। उसे लगा नहीं था विवेक जैसे लोग आज भी दुनिया में एग्जिस्ट करते होंगे, क्योंकि उसे जिस तरह के माहौल में वह पली बड़ी थी उसमें तो उसने इस तरह की चीज़ें देखी ही नहीं थी। उसने कहीं खोए हुए देखा। विवेक उसके सामने अपना हाथ वेव करते हुए बोला, हे तुम कहाँ खो गई? जीविका उसकी तरफ देखते बोली, जल्दी चलिए वरना आप अपने ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। मेरी वजह से आप ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। विवेक कार स्टार्ट करते हुए बोला, पर तुम्हें कैसे पता मैं ऑफिस जा रहा था और ऑफिस जाने के लिए लेट भी हो रहा हूँ?
विवेक की बातें सुनकर जीविका स्माइल करते हुए बोली, आपके फॉर्मल कपड़े देखकर ही पता चल रहा है कि आप ऑफिस जा रहे हैं और आपके चेहरे के सीरियसनेस और गुस्सा देखकर लग रहा है आप बहुत लेट हो रहे हैं और आपको मुझ पर बहुत गुस्सा भी आ रहा है। जीविका की बातें सुनकर विवेक खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। जीविका एक बार उसके लिए उसकी प्यारी सी स्माइल में खो गई, क्योंकि जब से वह उसे मिली थी उसने उसके फेस की सीरियसनेस ही देखी थी। विवेक स्माइल करते हुए बोला, यू नो वॉट, यू आर वेरी क्यूट। यह सुनकर जीविका की स्माइल करने लगी और सामने की तरफ देखने लगी। दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन। वन्या दृष्टि को लेकर अपने कमरे आ गई। वह अनेक दृष्टि को देखकर ही समझ गई थी कि जरूर उसने बीच कुछ चल रहा है। उसने इससे पहले कि वन्या कुछ बोलती, दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, और कैसी रही कल की रात? दृष्टि वन्या के नेक पर बाइट मार्क्स पर पॉइंट करते हुए बोली, इस लव बाइट को तो देखकर लग रहा है कि बहुत ही रोमांटिक एक्सपीरियंस रहा होगा। दृष्टि के इस तरह टीज करने पर वन्या के गाल गुलाबी हो गए। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, जस्ट शट अप। यक्ष क्या कम है जो तू भी शुरू हो गई? ये मेरी छोड़, तू अपनी बता। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही गुलाबी गुलाबी से रहते हैं तेरे ये गाल। आखिर राज क्या है? और इस ड्रेस में तो तू क्या खूब लग रही है। लगता है किसी ने बड़े प्यार से तेरे लिए ये ड्रेस सिलेक्ट किया है। यह सुनकर दृष्टि एक बार फिर अनय के ख्यालों में खो गई। जब वह उसे पहली बार मिली थी उसे लगा था कि अनय की उसे तंग करने से बड़ा मजा आता है, पर उसे कभी भी नहीं लगा था कि उसे हमेशा तंग करने वाला अनय उसके लिए इतना केयरिंग होगा। ये सच था कि दृष्टि भी अनय के प्यार करने लगी थी, पर तभी उसने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।